एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहती थी। शारदा अनामिका को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाती थी और बहुत अच्छे से देखभाल किया करती थी। ऐसा तक कि रमेश भी अनामिका को कभी परेशान नहीं करता था। इस तरह ससुराल में अनामिका बहुत सुखी जीवन बिता रही थी। अपने ज्ञान और बुद्धि के बलबूते वो नए नए प्रयोग किया करती थी, जो कि अच्छा निकलता था। इसीलिए उस गांव के लोग भी अनामिका को बहुत पसंद करते थे। अनामिका और रमेश के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे छोटे होने के कारण बहुत ज्यादा शरारती थे। बेटा रमेश, गर्मियों का मौसम है, सावधानी बरतना होगा। आज चिलचिलाती धूप रहेगी, ऐसा समाचार में बताया। हाँ माँ, मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ एसी भी है, पर आप लोग तो घर पे रहते हैं, यहाँ गर्मी से ज्यादा परेशानी होगी। हाँ बेटा, मैं तो गांव वालों से कह ही रही थी कि चलो पेड़ लगाते हैं। मैं तो सबके भला के लिए कह रही थी, पर क्या कोई सुनने वाला है? ठीक है माँ, देखो तुम्हारी बहू आ रही है। क्या हुआ सासू माँ, किस बारे में बातें कर रहे हैं? अरे बेटा, गर्मी बढ़ रही है ना, उसी बारे में हम बात कर रहे थे। इस बार सुना है गर्मी बहुत ज्यादा है। उधर एक बुजुर्ग इंसान धूप में चकरा के गिर गए, बेचारे बेहोश हो गए। पता है आपको? ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ऐसा कह के रमेश ऑफिस चला जाता है। फिर अनामिका को बाजार में कुछ काम था, इसीलिए वो बाजार निकलने लगती है। बच्चे सो रहे हैं बेटा, तुम बाजार जा रही हो? हाँ माँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं लौटते वक्त ले आऊंगी। बच्चे सो रहे हैं, उनके उठने से पहले वापस आना है। मुझे भी बाजार जाना था बेटा, बहुत दिन हो गए बाजार गए हुए। ठीक है सासू माँ, पर धूप बहुत तेज है, आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं बेटा, अब काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। पहले के जमाने में गर्मी बर्दाश्त होती थी, पर अब तो बहुत मुश्किल हो जाती है। चलो चलते हैं। ठीक है सासू माँ, फिर हमें बच्चों को भी साथ ले जाना होगा। ठीक है बेटा, बच्चों को उठने दो, फिर साथ ले चलते हैं। इस तरह कह के सासू माँ और बहू रानी बाजार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ के एक बुजुर्ग महिला तरबूज बेच रही थी। सुबह में ही धूप बहुत तेज थी। शारदा, अनामिका और बच्चे छांव के लिए पेड़ के नीचे जाते हैं। इस तेज गर्मी में बच्चों को लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गर्मी बहुत है, बच्चों को निर्जलित कर सकता है। तुम सभी लोग सावधान रहना। आपने सही कहा, पर हम ये सब जानते हैं, आप अपना काम कीजिए। मैंने बच्चों को देखा तो बहुत बुरा लगा तो कह दिया। क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने तो भलाई के लिए ही कहा। अच्छा ठंडा तरबूज है, खाओगे क्या? नहीं दादी, मेरा कोई नहीं है। 2 दाने के लिए मुझे लोगों के घर में भीख मांगनी पड़ती थी। अब मैं काम तो नहीं कर सकती, इसीलिए तरबूज बेच रही हूँ। अब मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अब अपने पैर पे खड़ी हूँ। बहुत अच्छा काम किया। आसपास कोई शीतल पेय का दुकान नहीं है, नहीं तो हम कुछ अच्छा पी सकते थे ना सासू माँ? हाँ बेटा, पसीने से पूरा शरीर जल रहा है। तुम लोग ऐसा कहोगे तो बेचारे बच्चे क्या कहेंगे? उनके लिए तो और तकलीफदायक होगी। हम तो अपने मुंह से बोल भी सकते हैं, पर वो तो बोल भी नहीं सकते। अरे दादी माँ, मैंने आपसे कहा ना मुंह बंद रखने के लिए। जो मुंह में आ रहा है वो कह के हमें क्यों परेशान कर रही है? जब शारदा बुजुर्ग महिला को डांट रही थी, तब तक बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से बच्चे रो रहे थे, जिस वजह से अनामिका को बहुत बुरा लगता है। उसे उदास देखकर शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। अरे बच्चे रो रहे हैं सासू माँ। यहाँ की हवा भी ठंडी नहीं है, बहुत गर्म हवा है। चलो हम अपना घर वापस चलते हैं। मैं ऑटो ढूंढ रही हूँ सासू माँ, जैसे एक ऑटो मिल जाए हम वापस घर चलेंगे। आज इस तरफ कोई ऑटो नहीं आने वाला। इस गली के अंत में एक पुल बन रहा है। आज ही नहीं, पूरे अगले 1 हफ्ते पर इधर कोई ऑटो नहीं आने वाला। हम यहाँ गर्मी से मर रहे हैं और आप परेशान किए जा रही हैं। हमने आपसे पूछा? हाँ बताइए, अगर आपने और एक शब्द कहा तो मैं आके आपकी मुंह तोड़ दूंगी, देख लीजिए। सासू माँ, आप उनसे इस तरह क्यों लड़ रही है? चलिए हम चलते हैं। पैदल चल के जाना हमारे लिए कठिन नहीं होगा बेटा। अगर बच्चे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो उसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ सकता है बेटा।
गर्म हवा से उनका शरीर तप रहा है और ये सब कुछ हुआ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। सासू माँ, सिर्फ आपका ही नहीं, मेरी भी बहुत बड़ी भूल है। मैंने सोचा था बच्चों को लेके जल्दी वापस आ जाएंगे, इसीलिए मैं उन्हें साथ ले आई, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। समाचार में उन्होंने कहा भी था कि आज बहुत धूप होगी, पर हमने परवाह नहीं की। ठीक है ना सासू माँ, पहले चलिए हम घर चलते हैं, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे भी धूप में नहीं निकलते हैं ना। तुम लोगों को चल के जाना होगा, कोई रास्ता नहीं। ये ठंडा ठंडा तरबूज खा लो, इस धूप में अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। आखिरकार शारदा और अनामिका उस बुजुर्ग महिला की बातें मान के उसका तरबूज खा लेती है। जब वो तरबूज खा ही रहते, अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। जल्दी से वो एक तरबूज उठाती है और उससे वो छतरी बना लेती है और बच्चों के ऊपर वो छतरी रख लेती है। अनामिका की करतूत देख के शारदा और वो वयस्क महिला दोनों आश्चर्य हो जाती है। अनामिका की इस तरकीब से वो बहुत खुश होते हैं। वाह, बहुत अच्छा तरकीब निकाला है, बहुत बढ़िया। अब तुम अच्छे से बच्चों को घर ले जा सकती हो। मेरी बहू ऐसी है, जो भी करती है कमाल कर देती है। तुम सास बहू ऐसे ही हमेशा खुश रहो बेटा। बुजुर्ग महिला की बातें सुन के सास बहू हंसती है और फिर वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। तरबूज छतरी के नीचे बच्चे ठंडे रहते हैं और आराम से घर पहुँच जाते हैं। उसके बाद से उन्होंने कभी भी बच्चों को लेके कड़क धूप में नहीं निकला और उनका घर पे ही अच्छे से ख्याल रखा। इस तरह अनामिका अपनी बुद्धि और तरकीबों से सारे गांव वालों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी। सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों का निर्माण करके वो गांव वालों को मदद भी किया करती थी, जिससे गांव वालों का भी बहुत उपकार होता था। इस वजह से गांव वाले उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और इसी तरह अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताती थी। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहती थी। शारदा अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अनामिका का पति का नाम था रमेश। रमेश की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से घर में सिर्फ सास और बहू ही रहती थी, इसीलिए गांव के लोग उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे और बिना उन्हें परेशान किए हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव भी करते थे। साथ ही ये भी देखते थे ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। उस गांव के प्रधान रविंद्र जी उन्हें आजीविका ढूंढने में मदद भी की। अब जब गांव वालों ने उन्हें इतनी मदद की थी, सास बहू भी चाहती थी उसके बदले कुछ करना। अनामिका की एक विशेषता थी, उसके दोनों पैर बड़े ही लंबे लंबे थे। इस वजह से लोग उसे थोड़े अलग तरीके से देखते थे। अरे बाप रे, कितनी गर्मी बढ़ गई है। अगर ऐसी ही गर्मी बढ़ती रही तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गांव में तो कम से कम यहाँ पेड़ है, इसीलिए थोड़ी ठंडक भी है, लेकिन शहर में सासू माँ, लोग तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और क्या, उस बेवकूफ शहर में तो पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। छी, ऐसी जिंदगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी, शिक्षा, भोजन, रिश्ते भी पैसों से ही खरीदना पड़ता है। मैंने सुना है जब पंचायत जी ऐसा कह रहे थे। बाप रे, ऐसी क्या गलती हो गई कि लोग वहाँ ऐसा करते हैं। वो ठीक है, आप बताइए आज मैं क्या पकाऊं? वो सरोजा आज अपना घर बुलाई है और बोली है वो मछली बनाएगी। मैं थोड़ा खाऊंगी और तुम्हारे लिए ले आऊंगी, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, आप जल्दी जाइए। रात को मुझे रानी के घर जाना है। रानी ने भी कहा है कि वो आज बैगन भरा हुआ बनाने वाली है। आहा, कितने दिन हो गए स्वादिष्ट बैगन खाए। तेल में तलने वाले बैगन की खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता है। स्वर्ग है, स्वर्ग। अच्छा ठीक है, जल्दी जाके आइए। सरोजा जिसने शारदा को बुलाया था वो उसके घर जाती है। शारदा जब गई तो वो देखती है सरोजा रो रही है। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या कहूँ, गर्मी आ गई है, कुएं का सारा पानी सूख गया है, खेती बाड़ी भी नहीं चल रहा, अब भूखे रहना होगा। आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं और ये बारिश भी बहुत अभिमानी है। बुरा मत मानो, 3 महीने की बात है। आपको 3 महीना लग रहा है, पर इन 3 महीने में कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोगों की मांग से सिंदूर उड़ जाएगी।
सोचने में भी डर लग रहा है। ईश्वर से मैं बस प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पति कुछ कर ना बैठे। पागल जैसी बातें मत करो। आज शाम को मैं सरपंच जी से बात करूंगी, उन्हें कहूंगी इस गांव के लिए कुछ करने। फिर शारदा वहाँ से मछली की सब्जी लेकर घर चली जाती है। सास बहू मछली करी खाने के बाद मुखिया जी के घर जाती है। प्रधान जी, यहाँ लोग पानी के एक एक बूंद पीने के लिए मर रहे हैं और आप चुप बैठे हैं। हाँ प्रधान जी, कुछ कीजिए, हमारे गांव में पानी की समस्या दूर कीजिए। कुएं में पानी सूख गया, लोगों का खेती बाड़ी नहीं हो रही है, किसान अपनी जान दे रहे हैं, आप कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? सभी अमीर राजा बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जो कि हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ उन्होंने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना रखा है तैरने के लिए। उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने ढेर सारा कुआं खोद रखा है। हमारा कुआं सूख रहा है। पता नहीं किसानों ने ऐसा क्या पाप किया कि ईश्वर उन्हें सजा दे रही है। ईश्वर को भी किसानों पे दया नहीं आती। मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? मैं वहाँ कई बार गया उनसे बात करने के लिए। वहाँ पे राजू नाम का एक धनी आदमी है, वो जो कहे मानो वो वेद है। उन्होंने कहा वहाँ पे वो स्विमिंग पूल रेस कराने जा रहे हैं, ऐसा करा के वो अच्छा पैसा कमाएंगे उससे। मैं कुछ नहीं कर पाया, फिर कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो साफ हो गया कि हमारे गांव की इस समस्या का कोई समाधान नहीं। तो क्या लोग ऐसे ही जूझते रहेंगे? क्या इसका कोई रास्ता नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ। है, एक रास्ता तो है जिससे गांव को बचा सकते हैं। हमें उस स्विमिंग रेस को कैसे भी तरह रोकना होगा। उनके कुएं के पानी को रोकने से हमारे कुएं में पानी वापस आएंगे और इस तरह से गांव की पानी की समस्या समाधान होगी। हाँ, तुमने तो सही कहा, पर उस स्विमिंग प्रतियोगिता को कैसे रोकोगी? वो उससे पैसे कमाते हैं, कैसे रोक सकती हो तुम उसे? मैं कह रही हूँ ना, वो प्रतियोगिता जरूर रोकेंगे। पर कैसे होगा ये सब बेटा? अगर मैं प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ तो कौन जीतेगा? मैं। तो अगर मैं इस रेस में जीत जाती हूँ, क्योंकि मेरे लंबे लंबे पैर हैं, तो जीतना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। और अगर मैं ही जीत जाती हूँ तो उनके सारे पैसे हमारे होंगे। फिर देखिए मैं उनके साथ क्या करती हूँ। आइए मेरे साथ। आहा, ये तो अच्छी सोच है। अनामिका अपने लंबे पैरों के साथ स्विमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। जीत के सारे पैसे उसी के पास आ जाते हैं। राजू जो ये प्रतियोगिता करा रहे थे, उसे अनामिका पर बड़ा गुस्सा आता है। देखो, देखने के लिए तुम झोपड़ियों में पल रही हो। हम जैसे अमीर लोगों के साथ प्रतियोगिता करना भी बहुत बड़ी बात है। अपने लंबे पैरों की वजह से तुम सभी प्रतियोगिता जीत रही हो। अब तुम किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती हो। आप कुछ भी कह लीजिए, पर मैं तो प्रतियोगिता में भाग लेकर रहूंगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रतियोगिता में तुम हिस्सा ना लो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ प्रतियोगिता नहीं कराते वही काफी है। ऐसा करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। आप यहाँ ढेर सारे कुएं खोद के पानी ले रहे हैं, इसीलिए हमारे गांव में पानी नहीं पहुँच रहा है और हमारे सारे कुएं सूख रहे हैं। अच्छा, तो ये समस्या है। मैं तुम्हारे इस समस्या के लिए सहायता करूँगा। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मर जाओगे, याद रखना। तुम्हारी पत्नी और बच्चे को फंसा के मारने जा रहे हैं। जिस क्षण शारदा ने बताया कि वो उसके परिवार को फंसाने जा रही है, तो राजू इस बात से डर जाता है। फिर जाके वो उस जगह को खाली कर दिया। अनामिका ने प्रतियोगिता के माध्यम से जो पैसे कमाए थे, उससे वो गांव में पानी की टंकी की व्यवस्था करती है। तब से उस गांव में पानी की सभी समस्या खत्म हो जाती है। सास बहू मिलके ऐसा बंदोबस्त करती है ताकि कभी भी कोई समस्या ना आए। इस तरह अपने गांव के लिए एक छोटी सी सेवा करके सास बहू बहुत खुश होती है।